वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, लेट्स बिगिन। अब लो प्रोडक्टिविटी क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसका कारण है ईटों के वजन से एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम है। बोलो ईटो, अच्छा वो ईट नहीं सर, आई यानी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, टी यानी टेक्नोलॉजी फैक्टर, ओ यानी अदर फैक्टर। तीन है ईटो। आई यानी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, टी यानी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर और ओ यानी अदर फैक्टर। अब जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है उसके भी 4 पॉइंट है। क्या? लार, LAR, लार। एल यानी क्या? लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। ए यानी एग्रीकल्चर फाइनेंस। ए यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग। फिर आर, रूरल सोशल स्ट्रक्चर। ओके। अब टी यानी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, उसका सब पॉइंट नहीं है। और ओ अदर फैक्टर क्या है? एलपी है ना। एलपी उसके 2 पॉइंट है। क्या है? एलपी लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। ओके, यानी कि इंस्टीट्यूशनल जो फैक्टर है उसके 4 सब पॉइंट है। लार है ना, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, रूरल सोशल स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। फिर जो हमारा लास्ट है अदर फैक्टर, उसके 2 सब पॉइंट है। ओके, ये है हमारी ट्रिक। ओके, क्या याद रखना है? ईटो में ईटो मतलब 3 पॉइंट इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, अदर फैक्टर। ओके, जैसे कि प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही लो है। अब एक एक करके सबको देख लेते हैं। कॉजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी कम क्यों है वो हम पढ़ेंगे। उसके क्या रीज़न है? सबसे पहले जो प्रोडक्टिविटी उसका मतलब क्या, हमें ना सब कुछ टोटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं सबका प्रोडक्शन इनकम, है ना। और पर हेक्टर पे हम देखते हैं कि वो कितना आ रहा है, मतलब पर हेक्टर पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है और पर हेक्टर पे कितनी हमें इनकम हो रही है, उसके थ्रू हम प्रोडक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। अब प्रोडक्टिविटी इतनी एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी इतनी कम होने के, है ना, 3 देखे थे हमने। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, दूसरा रूरल सोशल स्ट्रक्चर और तीसरा हमारा अदर फैक्टर। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। ओके, सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। अब ऐसे फैक्टर जो लॉन्ग टाइम से चलते हुए आ रहे हैं उसे हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। जैसे कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम बहुत ही लंबे समय से चल रहा है, जब हम आज़ाद हुए थे तब। और जब हम आज़ाद हुए थे और उसके थोड़े टाइम बाद भी 3 जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम थे ना बहुत ही प्रिविलेंट है, यानी फेमस थे। कौन से? जमींदारी सिस्टम, मालवाड़ी सिस्टम और रेतवाड़ी सिस्टम। हाँ, जमींदारी सिस्टम में ऐसा होता था कि एक मिडल मैन रख देते थे और वो पैसा देता था किसको? ब्रिटिशर को। ओके, मालवाड़ी सिस्टम में ऐसा होता था कि में एक विलेज में से एक को खड़ा करते थे और वो जाके ब्रिटिशर को पे करता था। और रोहितवाड़ी सिस्टम में हमें डायरेक्ट जो हमारे फार्मर होते हैं ना वो डायरेक्ट ब्रिटिशर को पेमेंट करते थे। 3 सिस्टम बहुत ही प्रिविलेंट है। इसमें होता क्या था वो देखते हैं। टेनेंट ऑफ लैंड और लैंडलेस लेबर वर कल्टिवेट द लैंड, यानी कि देखा जैसे कि वो मिडल मैन था, उसके पास बहुत सारा लैंड था, उस पर जो हमारे टेनेंट थे, जो छोटे फार्मर और जो लैंडलेस लेबरर्स थे वो वहाँ पे काम करते थे। ये तो सही है, पर उन लोग पूरे साल मेहनत करते थे, वहाँ फसल उगाते थे। उसके बदले क्या होता था? अ लार्ज शेयर ऑफ एंटायर क्रॉप्स वॉज कंपल्सरी टेकन बाई लैंडलॉर्ड एज अ रेंट ऑफ लैंड। जो लैंडलॉर्ड थे वो लार्ज शेयर ऑफ एंटायर क्रॉप्स का ले जाते थे, है ना, और वो जाके ब्रिटिश को दे देते, जितना उनका हिस्सा था बाकी अपना रख लेते थे। इसकी वजह से क्या हुआ? जो हमारे फार्मर वे नॉट इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिमेन स्टिल। जो हमारे फार्मर थे उन्हें कोई इंटरेस्ट ना था कि वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें। क्यों? क्योंकि उन्हें तो जितना हम लोग कर रहे थे उसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट तो उन लोग ले जाते थे, है ना, लैंडलॉर्ड ले जाते थे। इसकी वजह से फार्मर को कोई भी इंटरेस्ट था ही नहीं। और दूसरा ये भी था, अगर जो ए है कोई ये फार्मर में काम कर रहा है, मतलब ये जो कोई लैंड में काम कर रहा है, लैंडलॉर्ड ने ए को रखा है, अपॉइंट किया, इसने काम किया इस साल, है ना, और ज़रूरी नहीं ये जो लैंडलॉर्ड है अगले साल भी ए को ही बुलाए, वो बी को भी बुला सकता है। इसके लिए ये इंटरेस्ट नहीं था। क्यों रिस्क लो भाई, बी बाद में फ़ायदा ले गया तो। इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हुई, ये पहला रीज़न। दूसरा क्या है? एग्रीकल्चर फाइनेंस। ओके, टू बाई फर्टिलाइजर, सीड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा फार्मर रिक्वायर फाइनेंस। ये सबको परचेस करने के लिए फाइनेंस चाहिए था किसको? हमारे फार्मर को। उन लोग को मिलेगा कहाँ? 2 जगह थे, एक तो प्राइवेट मनी लेंडर से ले सके और गवर्नमेंट का भी होता था पर इतना नहीं देते थे, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होता था इसके लिए। जो प्राइवेट मनी लेंडर है उन लोग
उन लोग ऐसे देते थे, वो बोलते थे कितना टैक्स पे करना है, हाई टैक्स पे करते हैं, है ना। ओके, और जब उस टाइम प्राइवेट मनी लेंडर 71.6% जो पूरा मार्केट उसको कैप्चर करके रखा था, मतलब 71.6% जो हमारे लोअर फार्मर थे, जो हमारे फार्मर थे, उनको फाइनेंस में मदद कौन करता था? हमारे प्राइवेट मनी लेंडर्स 1951 में। अपन मदद तो करते थे, अपन कैसे? वेरी हाई रेट, जितना भी चार्ज देते थे, जैसे 1 लाख लिया तो लोग 1,10,000 भरना पड़ गया, तो उन पर ही मतलब उल्टा भारी पड़ जाता था हमारे छोटे फार्मर पे, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है तो ज़रूरी नहीं जो क्रॉप इस बार होगा ज़्यादा और बारिश कम हुई तो कुछ बहुत सारे रिस्क होते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, और फार्मर्स को बियर करता था, इसकी वजह से उन्हें कभी ज़्यादा मिलता था, कभी नहीं मिलता था। अब ये सब देख के जो हमारे गवर्नमेंट है उसने कंस्ट्रक्ट किया रीजनल रूरल बैंक 1975 में, एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड को 1982 में, कि हमारे जो पुअर फार्मर हैं उनको जितनी तकलीफ हो रही है उनको सॉल्व करने के लिए, उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने चालू किया। ओके, ये 2 बैंक। उससे क्या हुआ, जो रोल ऑफ मनी लेंडर वो गिर गया, कहाँ तक? 27% तक गिर गया। मतलब सिर्फ उन लोग 27% कैप्चर कर थे मार्केट, और बाकी सबको हमारे गवर्नमेंट ही दे रहे थे लो रेट पे। प्रॉफिट है रिमेन्स वेरी, हाँ ये तो हो गया, पर ये भी बहुत बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। ओके, अब प्रॉफिट आर रिमेन वेरी लो, फार्मर आर नॉट मच इंटरेस्टेड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनेंस तो उसकी मदद कर दी, पर जैसे कि जो हमारे वाटर चाहिए, है ना, वाटर की दिक्कत थी, टेक्नोलॉजी की बहुत सी दिक्कत थी, ये सबसे जो जो वो है प्रॉफिट है वो इंक्रीज नहीं हुआ, तो फार्मर को इतना इंटरेस्ट आ नहीं रहा कि लोग और मेहनत करें। ओके, इसके बाद कौन सा आया? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी एक रीज़न है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में, जिससे जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। हमारा जो इंडिया है, विलेज आर नॉट हैविंग एडुकेट रोड्स, अच्छे रोड्स नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है टू कनेक्ट एग्रीकल्चर मार्केट। आपको मार्केट में मालूम है भाव तोली सब आना चाहिए, हमारे फार्मर को कुछ मालूम ही नहीं, उन्हें पास इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती गवर्नमेंट कि वो जाए खुद बेचे। वो क्या करते? मिडल मैन रख देते, और मिडल मैन ही सब खा जाते। देखते हैं जो डिफरेंट रेट्स, जो एग्रीकल्चर मार्केट में क्या होता है, डिफरेंट रेट ऑफ प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ सीजन एंड एट द एंड ऑफ सीजन। आपने भी देखा होगा कि जब जिसका सीज़न आता है, अभी ठंडी है तो ठंडी में अभी एप्पल का सीज़न है तो एप्पल सस्ते मिल रहे हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा गर्मी में। तो उसी तरीके से जो रेट है वो बदलता रहता है। कम रेट में हमारे क्या करते हैं जो फार्मर, वो सेल कर देते मिडल मैन को, हाँ, ट्रेडर्स को, और ट्रेडर्स को सेव कर लेते, स्टोर कर लेते, फिर क्या करते ट्रेडर? उसको दे देते, किसको? मार्केट में पहुंचा देते हाई रेट से। मतलब फ़ायदा किसको जा रहा है? ट्रेडर को। जो हमारा फार्मर है उसको फ़ायदा जा रहा है? नहीं जा रहा है। ओके, हाई प्राइस बेनिफिट गो टू ट्रेडर्स, होल्डर्स भी एक टाइप ऑफ ट्रेडर्स होते हैं, है ना, मिडल मैन। फार्मर आर लिस्ट इन्फॉर्मेशन सो दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ मार्केट रेट्स, सेलिंग प्रोसीजर। ये सब के नॉलेज नहीं थी, इसके वजह से फार्मर खुद जाके मार्केट में जाके सेल नहीं कर सकते। ये सब को प्रॉब्लम हमारा रूरल सोशल स्ट्रक्चर। अब रूरल सोशल स्ट्रक्चर की क्या, किस तरीके से जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी कम कर रहे हैं। जो इंडियन फार्मर है ना वो सब फैटलिस्ट है एंड हैविंग लिस्ट इन्फॉर्मेशन। फैटलिस्ट इट मीन्स कि ऐसे पर्सन जो अंधविश्वास में मानते, या फिर गवर्नमेंट ने मतलब जो गॉड है उन्होंने कोई भी प्रॉब्लम दी तो उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते, उसको ट्राई नहीं करते सॉल्व करने के लिए, है ना, उसे बोलते हैं फैटलिस्ट पर्सन। एज दे आर फैटलिस्ट, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं जो प्रॉब्लम हमारे नेचर ने दी है, गॉड ने दी है, और सिचुएशन ऑफ स्कैरसिटी उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा कोई टेक्निक जैसे वाटर की स्कैरसिटी, उन लोग ऐसे सोचते कि वाटर की स्कैरसिटी को कैसे ख़त्म करें। उन लोग क्या सोचा, वाटर की स्कैरसिटी ज़रा हम क्रॉप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और हाथ पे हाथ धरे के बैठे रहते। उनके पास मोटिवेशन नहीं है कि टू अटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेशन और इंक्रीज इनकम। मोटिवेशन उन्हें देना पड़ेगा, कुछ चेंज हम करेंगे। ओके, अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर यूटिलाइज ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, ओल्ड इक्विपमेंट्स, आइडियोलॉजीज और टेक्निक्स। हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हमारे फार्मर को प्रोवाइड कर सकें, और हमारा जो फार्मर है वो ज़्यादा बल्क में प्रोड्यूस कर सके, है ना। हम सारे ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, ओल्ड इक्विपमेंट ये सब यूज़ करें। आइडियोलॉजी मतलब जो थिंकिंग है वो भी हम ओल्ड यूज़ करें, है ना।
हम पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करते, हम कौवे लोग को बचाने के लिए वो आते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक टाइप का पुतला लगा देते वो वहाँ पे कि कौवे लोग आए नहीं, ये सब है ना, ये सब क्या है, ओल्ड आइडियोलॉजी, उसको चेंज करके न्यू आइडियोलॉजी डालना पड़ेगा। हम काउ डक यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर, मैंने आपको बोला। वेरी लेस प्रोपोर्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स। आज भी हमारे फार्मर बहुत ही कम पेस्टिसाइड यूज़ करें और गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करिए, इस प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगा, टाइम तो लगेगा। अब लास्ट है अदर फैक्टर। अब ऐसे अदर फैक्टर क्या है जिसकी वजह से हमारी वो जो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर की कम हो रही है? क्या? प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। एंड बिग रीज़न फॉर लो प्रोडक्टिविटी इज पॉपुलेशन प्रेशर ऑन इट। हमारी 72% पॉपुलेशन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, जब हम इंडिपेंडेंस हो रहे थे, मतलब जब हम इंडिपेंडेंस हुए थे हम ब्रिटिशर से, तब हमारी 72% पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थी? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर सेक्टर पे वहाँ से उन लोग कमा रहे थे, और ये सबको देख के गवर्नमेंट ने बहुत सारी मेहनत की और उसको रिड्यूस किया 58% तक 2001-2002 तक। फिर 49% कर दिया 2013-2014 की रिपोर्ट में, ये मालूम पड़ा। अब अभी रिपोर्ट बाकी है, उस हिसाब से मालूम पड़ेगा अब कितने हमारे कम हुए डिपेंडेंस किस पे, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। क्योंकि जितने लोग जाके काम करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आना चाहिए, है ना। काम है 2 जन का, अपन 20 लोग करेंगे तो जो इनकम है वो भी 20 जन में डिस्ट्रीब्यूट होगी रेदर देन 2 जन, है ना। इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी वो कम हो रही है। अब क्या हो रहा है? लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ओके, फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो गवर्नमेंट ने बनाया एग्रीकल्चर सेक्टर के रिलेटेड, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है, पर गवर्नमेंट को मालूम पड़ गया या गवर्नमेंट ने ध्यान ही नहीं दिया, उन्हें इतना स्कोप ही नहीं मिला, स्कोप नहीं दिखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ करके भी हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है उसको कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए उन लोग ने क्या चालू करें, सेकेंड 5 ईयर प्लान फिर हमारी गवर्नमेंट ने बनाया, पर किस पे ध्यान देना चालू करें? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। ना उन लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान दे रहे थे, ना उन लोग स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ध्यान दे रहे थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बड़े बड़े इंडस्ट्री पे ध्यान दे रहे थे। अब बड़े बड़े इंडस्ट्री है वो तो क्या यूज़ करेंगे? मशीन यूज़ करेंगे। और इसके लिए जो हमारे यहाँ के जो पर्सन है ना, वो क्या हो गए? अनएम्प्लॉय हो गए, है ना। इसके वजह से जो पावर्टी है वो डे टू बाई डे इंक्रीज होने लगी, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी भी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ओके, ये सब रीज़न है। अब ये तो हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है, मतलब कोई भी डाउट हो जो आपसे नहीं आ रहा, तो हम हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करूँगा। ओके,